हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एम.एस. श्रीनिवास। तो हम लोग एम.एस. श्रीनिवास के बारे में आज कंटिन्यू करेंगे। उनके अगले पर्सपेक्टिव के बारे में। उनका जो अगला उपागम है वो है लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक पे चलने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, यानी कि लौकिकीकरण। भारतीय जो समाज है वहाँ पर परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं गतिशील हो रही हैं, उसमें से लौकिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में सामने आई है। हमारी जो समाज है, जो हमारा भारतीय समाज है, वहाँ पर पश्चिमीकरण तथा संस्कृतिकरण के फलस्वरूप जो नई दशाएं, जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसका संयुक्त प्रभाव के कारण ही ये जो लौकिकीकरण की प्रक्रिया है उसका जन्म हुआ है। भारतीय समाज में लौकिकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के दौरान ही होने लगा था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह प्रक्रिया में बहुत तेजी से महत्वपूर्ण या प्रभावपूर्ण बनने लगी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यहाँ न केवल सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, बल्कि नए नए कानूनों के द्वारा समाज को नए सिरे से पुनर्गठन भी किया गया है। इसके फलस्वरूप हमारे जो पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी जो विचार थे, जो आइडियोलॉजी थी, उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दूसरी ओर जहां हिंदू धर्म भी परंपरागत मान्यताओं के अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा है। जहाँ तक हम लौकिकीकरण की बात करते हैं, तो लौकिकीकरण भारत सरकार ने जो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था, उसमें लौकिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। लेकिन लौकिकीकरण की जो प्रक्रिया है और धर्मनिरपेक्षता है, ये एक ऐसे शब्द हैं जिसमें दोनों को बहुत अधिक निकटता होने के बावजूद भी दोनों के अर्थ अलग अलग दिखाई देते हैं। धर्मनिरपेक्षता से अगर हमारा तात्पर्य देखें, तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो राज्य है और संविधान की दृष्टि से विभिन्न धर्मों को मानने और समूहों के बीच होने वाले प्रकार विभेद को बताता है। यानी कि यहाँ पर जो विभेद है वो यहाँ पर बताता है। लेकिन जो लौकिकीकरण की शब्द है उसमें यह बात निहित होती है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था, अब उसे धार्मिक, या जो पहले धार्मिक माना जाता अब उसे नहीं माना जाता, या उसका प्रभाव अब नहीं है। आप देख सकते हैं कि दोनों के जो शब्द हैं ये बहुत अधिक निकटता ली है, मूल रूप से तो निकट हैं, लेकिन कुछ इसमें अंतर भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। श्रीनिवास बोलते हैं कि लौकिकीकरण का जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो है बुद्धिवाद, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त परंपरागत विश्वासों और धारणाओं के स्थान पर आधुनिक ज्ञान की स्थापना पर विशेष जोर दिया जाता है, या उसमें यह बात, इस उपागम में यह बात निहित होती है, ये स्वीकार की जाती है। भारत में आज लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया है, लेकिन इस जो प्रक्रिया है उसका प्रभाव विशेषकर हिंदू जो जाति है या हिंदू सामाजिक व्यवस्था है, हिंदुओं के व्यवहारों पर बहुत अधिक पड़ा है। श्रीनिवास ने लिखा कि भारतीय समाज एवं संस्कृतिकरण की लौकिकीकरण की प्रक्रिया में जिन क्षेत्रों को प्रभावित किया है उनको हम क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार हम देख सकते हैं। पहला इसका जो प्रभाव पड़ा है वो है पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी विचारों पर इसका प्रभाव, लौकिकीकरण का जो प्रभाव पड़ा है ये सबसे पहले यहाँ पर पड़ा है लोगों की आइडियोलॉजी पर। श्रीनिवास कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो संविधान द्वारा निम्न जाति की निर्योग्यताओं को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो अस्पृश्यता, जो संविधान में अस्पृश्यता जो निवारण कानून है उसको मान्यता दी गई है। अब लोग
पवित्रता तथा अपवित्रता के आधार पर लोग विभेद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी श्रीनिवास कहते हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने पवित्रता तथा अपवित्रता जैसे संबंधी जो विचार हैं, मान्यताओं को पूरी तरह से बदल दिया है। यानी लोगों के, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लौकिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसने लोगों के विचारों को बदल दिया है। इस संबंध में जाति के आधार पर जो पवित्रता अपवित्रता संबंधी लोगों की आइडियोलॉजी होती थी उसको चेंज कर दिया है। पूरी तरह से ये हम नहीं कह सकते हैं। सच तो यह है कि लौकिकी जो करण की जो प्रक्रिया चली है उसका प्रभाव से एक दोहरे व्यक्तित्व का उदय हो गया है ना। दोहरे व्यक्तित्व का उदय हो गया है। श्रीनिवास कहते हैं, एक वह व्यक्तित्व जो सार्वजनिक रूप पर हमें दिखाई देता है और एक व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति पर्सनल जो दूसरों को दिखाता नहीं है। श्रीनिवास कहते हैं कि अगर हम जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है या सार्वजनिक रूप से कोई काम करता है, होटल में जाता है, कोई ऐसा व्यवसाय करता है जहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, कोई काम करता है, तो वहाँ पर जो जाति शब्द है उसको वो भूल जाता है। वहाँ पर लौकिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका प्रभाव परिलक्षित होता है और वो वहाँ पर वो जाति जो आइडियोलॉजी उसकी होती है वो सार्वजनिक हो जाती है। यानी कि वो इस छुआछूत जैसे संबंधित विचारों से परे हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो काम से घर लौटता है तो घर के अंदर घुसते ही उसके फिर से जाति चिपक जाती है। वो फिर उन्हीं विचारों को, उन्हीं आइडियोलॉजी को मान्यता प्रदान करने लगता है। इस तरह जो व्यक्ति है, आजकल का व्यक्ति, आधुनिक समाज में व्यक्ति दो तरह से जी रहा है। उसका दो व्यक्तित्व हो चुका है। एक वह व्यक्तित्व जो सबको दिखाई देता है और एक वह व्यक्तित्व जो किसी को दिखाई नहीं देता है। यानी कि हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो आइडियोलॉजी है वो दिखाई देने वाला कुछ और हो गया है और हम जो पर्सनल रूप से खुद हैं वो अलग हो गया है, वो दिखाई नहीं देता है। अगला वो बता रहे हैं कि जीवन चक्रों के कर्म कांडों पर जो हिंदू समाज संरचना है या हिंदू समाज है, वहाँ की संरचना पर जो जीवन चक्र कर्म कांडों का प्रभाव होता था उसमें बहुत परिवर्तन आया है। वो कहते हैं कि परंपरागत रूप से सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक कर्मकांडों संस्कारों से गुजरना पड़ता है। लेकिन लौकिकीकरण के प्रभाव से इन कर्मकांडों के प्रति लोगों में या व्यक्तियों में उदासीनता आ रही है। लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने जो प्रभाव है उससे आज संस्कारों अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए आज ऐसी आचार संहिता का विकास हुआ है जो धार्मिक कम है और धर्मनिरपेक्षीकरण अधिक दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों को पूरा करने के लिए अब ब्राह्मणों से वैसा ही मेहनताना तय कर लिया जाता है जैसे कि पहले धोबी और नाई से सेवा लेने के बदले में तय किया जाता था। अब ब्राह्मण भी वैसे मेहनताना लेते हैं या पैसा बताते हैं कि अगर वो आपके यहाँ इकट्ठा करेंगे अगर या कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे अगर तो इतना पैसा उनका पड़ेगा और वो ये मेहनताना देना पड़ेगा। श्रीनिवास आगे लिखते हैं कि आधुनिक तीर्थ यात्राओं में धार्मिक भावना कम हो गई है और दर्शनीय स्थल की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ धार्मिक जो चीज़ें होती हैं, जो हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष होता है वो गौड़ हो चुका है, बल्कि जो हमें घूमने के अवसर, नई नई चीज़ों को जो देखना का अवसर है वो उसकी भावना ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है। यानी कि हम आध्यात्मिक कम हो गए हैं। श्रीनिवास अगला जो प्रभाव बताते हैं वो बताते हैं पुरोहित ब्राह्मणों के विचारों तथा व्यवसाय पर इसका व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय समाज जो होता है वहाँ पर लौकिकीकरण के प्रभाव से इस ब्राह्मण जो वर्ग है या कह लीजिए जो जाति है वहाँ पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर श्रीनिवास लिखते हैं कि पुरोहित वर्ग में व्यक्ति भी लौकिकीकरण के प्रभाव से मुक्त नहीं है। अनेक पुरोहितों ने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली है और इससे प्रदर्शन उच्चारण में उन्हें गर्व का अनुभव होता है। अब वह न तो कर्मकांड करते हैं, ना ही कर्मकांडों पर विश्वास रखते हैं और ना ही वो तिलक लगाते हैं, ना चोटी रखते हैं और खान पान के नियमों में भी वो जिस तरह से पहले ब्राह्मण खान पान का एक नियम बनाया जाता था अब उन नियमों का कोई पालन भी नहीं होता है।
वो कहते हैं कि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण ने यहाँ भी इसका प्रभाव डाला है। पश्चिमी अब जो ब्राह्मण वर्ग है ये पश्चिमीकरण का अनुकरण कर रहा है और इसमें इनके जो विचार हैं, कर्मकांड थे, इनके जो विश्वास हैं, उसमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगला वो बोलते हैं कि सामाजिक जो संरचना है, भारत की जो सामाजिक संरचना है, ये लौकिकीकरण के प्रभाव से भी प्रभावित हुई है। यानी कि लौकिकीकरण ने भारतीय जो सामाजिक संरचना है उसको भी काफ़ी प्रभावित किया है। भारतीय सामाजिक जो संरचना है उसके 3 आधार स्तंभ है। कौन कौन सी? तो उसमें ही जाति, ग्रामीण समुदाय और संयुक्त परिवार, ये 3 स्तंभ माने गए हैं भारतीय समाज के। तो जो जाति संरचना की अगर हम बात करें तो जाति संरचना में परंपरागत मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है और लोगों का व्यवसाय और विचार में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव और परिवर्तन अब यहाँ परिलक्षित होता है, क्योंकि आरक्षण मिल गया है। अब व्यवसाय करने के लिए आप पहले जैसे आरोपित होते थे व्यवसाय, अब आरोपित नहीं होते हैं। आपकी अपनी योग्यता है, आपको जिस चीज़ में रुचि हो आप वो व्यवसाय कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ परिवर्तन परिलक्षित होता है। ग्रामीण समुदाय की अगर हम बात करें तो ग्रामीण समुदाय में संचार के साधनों ने मताधिकार, स्वशासन की स्थापना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और परियोजनाओं ने यहाँ की जो विचारधारा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। खान पान जैसे इसमें आता है, उदाहरण के लिए बोलते हैं श्रीनिवास, खान पान जाति जो जाति विवाह होता था, बाल विवाह होता था, उसका उन्मूलन हो चुका है और कहीं कहीं अंतर जो जाति विवाह है अब यहाँ पर ग्रामीण समुदाय में अपवाद नहीं रहा है। अब यहाँ पर भी जो अंतर जाति विवाह है कहीं कहीं दिखाई देते हैं, सब कहीं नहीं दिखाई देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कभी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सामाजिक संरचना में अंतर जातीय विवाह होते हैं या इसमें जाति जो व्यवस्था इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं, लेकिन अपवाद हैं इस चीज़ का कि अब नहीं होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना, पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पारिवारिक जो संरचना है, जो संयुक्त परिवार की बात करते हैं, संयुक्त परिवार का स्थान अब एकाकी परिवार ले रहे हैं। गाँव में भी अब एकाकी परिवार दिखाई देने लगे हैं तथा परिवार के जो प्रकार है उसमें भी तेजी से परिवर्तन आए हैं। उदाहरण के तौर पर मनोरंजन है, शिक्षा है, सामाजिकरण है, ये जो परिवार के प्रकार मुख्य रूप से प्रकार समझे जाते थे, वो प्रकार अब दूसरी एजेंसियों ने ले लिया है। अब दूसरी एजेंसियों का यहाँ पर प्रभाव परिलक्षित होता है। अगला वो बताते हैं परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में भी लौकिकीकरण का प्रभाव परिलक्षित होता है और इसके प्रभाव से धार्मिक अंधविश्वासों, कुरीतियों और धार्मिक कट्टरता का दिनों दिन विरोध बढ़ता जा रहा है। निम्न जातियों द्वारा स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश, विधवा विवाह, बाल विवाह, है ना, इस पर जो रोक लगी थी अब ऐसी बातें नहीं मानी जाती हैं। यहाँ पर लौकिकीकरण का प्रभाव परिलक्षित होता है और ये जो चीज़ें हैं अब तेजी से चेंज हो रही हैं। श्रीनिवास कहते हैं लौकिकीकरण के प्रभाव ने काफ़ी कुछ बदल दिया है, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया है, लेकिन सामाजिक संरचना पूरी तरह से बदल गई है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मूल आत्मा है भारतीय सामाजिक संरचना की जो मूल आत्मा है आज भी उसी तरह विद्यमान है। कुछ गतिशीलता के द्वारा संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है ना, इन सब के द्वारा कुछ तो परिवर्तन आया है, लेकिन भारतीय जो सामाजिक संरचना की जो आत्मा है आज भी वही है, ये श्रीनिवास बोलते हैं। तो आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे चैनल के जो नीचे कमेंट्स बॉक्स किया गया है आप उसमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।